प्यारे दर्शकों, फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। आज के फाइनल पोस्ट में हम मेडिकल से संबंधित नीट की परीक्षा के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर चर्चा करने से पूर्व हम नए छात्र जो पहली बार इस परीक्षा में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहेंगे। नीट परीक्षा को पहले AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था, जो परीक्षा 2 पार्ट में होती थी। सन 2013 में AIPMT का नाम बदलकर और उसका पैटर्न बदलकर नीट के नाम से लाया गया, जिसका विरोध में करीब 113 पेटिशंस सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। यह देखते हुए MCI ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए और यह नीट के अंतर्गत ये परीक्षा नहीं हो सकी। सन 2016 में नीट को दोबारा लाया गया, लेकिन 2016 में भी ये जो परीक्षा हुई वो 2 चरणों में हुई। जहाँ तक फ़ीस की बात है, तो पहले फ़ीस तो ज़्यादा लगती ही थी, उसके अलावा एडमिशन में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा पहले भी 15% था और स्टेट कोटा 85% था। किंतु पहले जनरल कोटा, SC ST कोटा यही हुआ करता था। पहले OBC कोटा जनरल कोटे में ही मर्ज था। यही वजह थी कि जो OBC कोटे वाले थे वो भी जनरल कोटे की में आने की वजह से जनरल कोटे को बच्चों को कम सीटें मिलती थी। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बाद में नीट को प्रभावी रूप से लागू किया गया। जहाँ तक फ़ीस की बात है, तो जब नीट को लागू किया गया 2016 में, तो जितने भी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका फ़ीस को लेकर विरोध शुरू हो गया। उसका कारण था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उनको भी नीट के अंडर एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया, जिसमें 15% कोटे के अगेंस्ट में ऑल इंडिया में बच्चों का जो एडमिशन था वो 15% के अंतर्गत इन प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी होना था, जिसकी वजह से इनको डोनेशन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इसलिए इन्होंने सरकार से यह कहकर कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सरकार का योगदान नहीं होता, सारा खर्च का वहन हमारी तरफ से किया जाता है, हमारे को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए, वह अच्छी सैलरी पर अच्छे लेक्चरर्स के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, इसलिए हमें हमारे हिसाब से फ़ीस रखने की सुविधा दी जाए, जिसको केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई। जिसका नतीजा यह हुआ कि 2013 में जिस SRM कॉलेज में 10 लाख रुपए पर एनम की फ़ीस होती थी और 50 लाख रुपए तक का पूरे कोर्स का फ़ीस था, आज वो करीब 90 लाख के पास पहुंच गया। इसी तरह DY पाटिल महाराष्ट्र के कॉलेज का मैं उदाहरण देता हूं, जो फीस पहले उसकी 30-35 लाख थी, आज 75 लाख के करीब पहुंच गई। हमारा कहने का यह तात्पर्य है कि फ़ीस में कोई कमी नहीं हुई, डोनेशन के नाम पर फ़ीस बढ़ा दी गई, किंतु एक फ़ायदा हुआ कि पहले डोनेशन देने के बाद भी एडमिशन की कोई गारंटी नहीं थी, बच्चों को वेटिंग में रखा जाता था। अगर कोई ज़्यादा डोनेशन देने वाला आ जाता था तो उसके एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता था, किंतु अब यह स्थिति नहीं है। अब ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ऑनलाइन काउंसलिंग में जिसका जिस कॉलेज में नाम आएगा, उस कॉलेज में वह एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर वो वहाँ नहीं जाता या उस कॉलेज की सीट को विड्रॉ करता है, तो उसके पीछे वाले स्टूडेंट को वो सीट दे दी जाएगी। अब सवाल आता है रिजर्वेशन का। हाल ही में केंद्र सरकार ने OBC के लिए 27% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। अब जो ये 27% है, ये नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के लिए है, अर्थात जिनकी इनकम 8 लाख से, जिनके परिवार की इनकम 8 लाख से कम जो होगी, उनको नॉन क्रीमी लेयर में लिया गया है। इससे संबंधित एक याचिका पंजाब द्वारा
सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर का स्लैब 6 लाख तक रखा गया था और उसमें 3 लाख वाले बच्चों जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख तक थी, उनको सरकारी नौकरी में वरीयता देना और उनको एडमिशन में वरीयता देने की बात कही गई थी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के स्लैब में। परंतु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज यह कहकर कर दिया गया कि सिर्फ पैसे के आधार पर नहीं, आर्थिक, सामाजिक व अन्य चीज़ों को देखते हुए इसका क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए ओबीसी का, ना कि पैसे के हिसाब से, उसके अर्निंग के हिसाब से इसको लेना चाहिए। अब विद्यार्थियों के लिए इस बार जो एग्ज़ाम 180 क्वेश्चंस का होता था, इस बार वह 200 क्वेश्चंस का है, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छोड़े जा सकते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप 15 में से 10 ही क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अब यहाँ बात यह आती है 16.5 लाख टोटल 16.5 लाख विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं इस नीट के एग्ज़ाम में शामिल होंगे और टोटल सीट 83,705 सीटें हैं, जिसमें 26,949 के आसपास ओबीसी की सीटें हैं। अन्य सीटें जो है वो SC ST की हैं। तो अगर हम आरक्षण का परसेंटेज लेके चलें तो 35.50% के करीब जनरल कोटे में और 27% ओबीसी के लिए, जो सबसे ज़्यादा कोटे में आते हैं, सबसे ज़्यादा जिनका रिजर्वेशन है। अब जनरल कोटे के लिए जो परसेंटाइल है वो तकरीबन 50% और अन्य जो कोटे हैं SC ST OBC के लिए 40% है। कहने का तात्पर्य है जो स्कोरिंग मार्क्स होंगे वो जनरल के लिए 710 से लेके 134 तक और ओबीसी के लिए 630 या 615 से लेके 115 तक जाएगा। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों पे प्रेशर ज़्यादा क्यों? उसका कारण है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में बैठते हैं और 0.1 से भी जो रैंकिंग है बहुत नीचे चली जाती है। पिछले एग्ज़ाम में देखा गया कि करीब 10 बच्चों के 720 नंबर आए। अब जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा, परीक्षार्थी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर इस तरह का कंपटीशन होना स्वाभाविक है। इसलिए बच्चों से फाइनल पोस्ट की तरफ से यही आग्रह है, स्कोर पे ना जाएं, अपने टारगेट को लेके चलें। अगर आप एक टारगेट फिक्स करते हैं, चाहे वो पढ़ने का टारगेट हो, आपको 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, जो भी आप एक टारगेट फिक्स करें, उसमें अपनी तैयारी मन लगा कर करें और एक नंबर निश्चित कर लें। अगर आप 700 का टारगेट रखते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 610 या 650 के आसपास ही नंबर मिलेंगे। तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर आपका टारगेट ज़्यादा है और आपका रिज़ल्ट अच्छा रहता है तो उसके लिए आपको सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। हर बच्चा मेहनत करता है और उसका फोकस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस पे ज़्यादा होता है। उसके 2 कारण हैं। पहला ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उनके जो लेवल है पढ़ाई का वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, फाइनेंशियली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें फ़ीस बहुत ही इकोनॉमिकली होती है। अभी तक आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जो सबसे कम फीस है वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली की 240 रुपये सालाना फ़ीस है और सबसे ज़्यादा गोवा मेडिकल कॉलेज
जिसकी तकरीबन 90,000 रुपये फीस है। 89,900 कुछ है, मीन्स 90,000 का। तो छात्रों को यह सोचना होगा कि पेरेंट्स के ऊपर भी ज़्यादा दबाव ना पड़े और वो अपनी मेहनत को इस तरह से साकार करें कि आने वाले समय में उन्हें अच्छा कॉलेज मिले, ताकि वो आने वाले भविष्य में अच्छे डॉक्टर बने। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ खराब है या उनमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में पैसे वालों का ही कॉलेज है। एक सामान्य सी बात है, 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए अगर कोई MBBS पे खर्च करता है तो ये खर्च करने के बाद ये कहानी सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद MBBS के बाद किसी भी बच्चे की वैल्यू तभी है जब वो PG का टेस्ट क्लियर करता है। PG में बहुत कंपटीशन है, हालांकि इस बार कुछ सीटें उसमें बढ़ाई गई हैं और उसमें OBC को भी OBC को 27% का रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन सीटें इतनी कम हैं और कैंडिडेट इतने ज़्यादा हैं कि रैंक बहुत ज़्यादा आती है। और यह बात भी किसी से छिपी नहीं कि मेडिकल की सीटें, बहुत सारी सीटें चोर दरवाजे से बिकती हैं। यह छात्रों को तब अनुभव होगा या उनके पेरेंट्स को तब अनुभव होगा जो विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर जो कुकर मुते की तरह जगह जगह फैल गए हैं। नीट का रिजल्ट आता ही उनके फ़ोन पेरेंट्स के पास आने शुरू हो जाते हैं कि आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको इस कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। तो ये रैकेट अभी का नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इसलिए बच्चों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या उनके पेरेंट्स 70-80 लाख अगर नंबर 1 में भी एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज में करीब 50 लाख और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 70-80 लाख, तो बच्चों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या उनके माँ बाप इतना अफोर्ड कर पाएंगे, या क्या अगर वो अफोर्ड कर भी लेते हैं तो क्या वो आगे PG में भी यही करेंगे। क्योंकि आज जिस लेवल पे आज आप क्रैक करते हैं उसी लेवल के हिसाब से आपका क्राइटेरिया PG में फिक्स होता है। अगर आप टॉप के रैंकर हैं, आपको बढ़िया हॉस्पिटल जैसे एम्स में करीब 1200-1300 सीटें हैं, एम्स हुआ, जिपमर हुआ, ये जो मानी हुई कॉलेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, मौलाना आज़ाद मेडिकल, इस तरह के जो हैं हॉस्पिटल, इनमें अगर आपको बच्चों को सीट मिलती है तो निश्चित तौर पर यह मान लिया जाता है कि वो बच्चे PG क्रैक करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट रैंक वाले बच्चे ही इनमें जाते हैं। तो बाकी बच्चों का क्या, इसलिए जो बाकी बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ जो है सोचनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। OBC और जनरल कैटेगरी में एक सबसे बड़ा फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल कैटेगरी के बच्चे जो कोचिंग करते हैं, कोटा जो कि राजस्थान में हब है कोचिंग का, कोचिंग करते हैं, उसको आप अगर पीछे जाएं तो देखें कि कोटा एक सुसाइड हब भी बन चुका है बच्चों का। उसका कारण क्या है, ये कोचिंग सेंटर्स, बच्चों को कोई भी कोचिंग सेंटर हो, चाहे कोई आपके स्कूल का ही टीचर हो, कोई भी उस बच्चे पे मेहनत नहीं करना चाहता जो थोड़ा सा कमज़ोर है या जिसकी रैंकिंग थोड़ी कम है। यही कारण है कि कोचिंग सेंटर्स में इंटरनल टेस्ट होते हैं। इंटरनल टेस्ट के आधार पे वो रैंक के हिसाब से बच्चों की रीशफलिंग करते रहते हैं। फिर उसके बाद वो सेक्शन वाइज ABCDE इस तरह बना देते हैं। अब इस बात को बच्चे मान के चलें, जो बच्चा फर्स्ट टर्म में मान लीजिए अच्छे रैंक लेके आता है क्लास A में, बाई चांस अगर उसका जो है रैंक दूसरे टेस्ट में अच्छा नहीं आता कोचिंग में, तो वो क्लास C में चला जाता है। तो आप उस बच्चे का समझ सकते हैं कि उस पर क्या मानसिक स्थिति उसकी क्या होती है और क्या दबाव पड़ता है। OBC में इतना प्रेशर नहीं है,
क्योंकि करीब 100-150 नंबर का करीब 125 नंबर का फ़र्क है ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर जनरल को 720 लाने हैं तो वो 620 में वो अच्छे कॉलेज में चला जाता है। उसकी रैंकिंग 620 से और 84 तक जाएगी। आपकी जनरल की रैंकिंग 720 से 134 तक जाएगी। तो मेन जो प्रेशर है वो जनरल कैटेगरी पे है। और आज की डेट में जो रिजर्वेशन का जो ये प्रेशर बच्चों पे डाला जा रहा है, और इसमें एक चीज़ और है, जो 27% नॉन क्रीमी लेयर है सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यह कहा जाता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मीन 27% में वो बच्चे जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, और वो बच्चे जो आर्थिक स्थिति से अच्छी फैमिली, सामाजिक तौर पर आर्थिक स्थिति से अन्य कारणों से अच्छी स्थिति में है, वो क्रीमी लेयर में आएंगे। उनको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी ओबीसी के, उनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं। इसका मतलब ये कि जो बच्चे क्रीमी लेयर में हैं, और चूँकि जो क्रीमी लेयर में है वो कोचिंग अच्छी करेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, उनको पता है कि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं कोचिंग में और अपनी पढ़ाई में। अब जब वो नंबर लेके आते हैं, मान लीजिए हाईएस्ट 625 गया और उस बच्चे के 650 या 700 नंबर आ गए, तो वो जनरल कैटेगरी में आएगा, और जब जनरल कैटेगरी में आएगा तो वो सीट जनरल कैटेगरी की कम होगी। तो यही कारण है कि कोटा जैसे जो इंस्टीट्यूशनल हब है, वहाँ जनरल बच्चे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। मानसिक रूप से उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित जानबूझकर नहीं, वो रीशफलिंग के बहाने प्रताड़ित किया जाता है, उनको डिग्रेड किया जाता है, उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आज बच्चा जो क्लास 1 में है 90% ला रहा है, अबव 80% ला रहा है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे एग्ज़ाम में भी, दूसरे टर्म के एग्ज़ाम में भी वो उतने ही लाएगा। हो सकता है कि थर्ड में वो फिर 99 ले आए, परंतु कोचिंग सेंटर्स में ऐसा नहीं है। एक बार रिशफलिंग कर दिया, जो बच्चा एक बार में आ गया, तो चूँकि एक क्लास में 60 बच्चे, 80 बच्चे मैक्सिमम, तो उन बच्चों को ही आधार मान के चलती है। उसके बाद वो बी सेक्शन, अगर मान लीजिए कोई बच्चा खुदा न खास्ता एएसएससी में चले गया और तीसरे टर्म में वो अच्छा लाता है, तो वो ए में नहीं करते, उसको बी में डालते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि मेंटली इतना प्रेशराइज हो जाता है बच्चा कि वो सुसाइड करने तक को तैयार हो जाता है, उसको अंदर ही हीन भावना आ जाती है, वो सोचता है कि मैं इसको। तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोचिंग सेंटर्स अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए और मेहनत ना करनी पड़े, इन चीज़ों के लिए रीशफलिंग करते हैं। इसलिए अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, अगर आप रीशफलिंग में किसी दूसरी क्लास में सी या डी में हैं, तो आप चिंता न करें, आप अपनी मेहनत करें, क्योंकि कोचिंग सेंटर का काम सिर्फ पैसे की उगाही है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए बच्चों को से फाइनल पोस्ट की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना मानसिक दबाव के फ्री होकर पढ़ाई करें, बिना टेंशन के पढ़ाई करें, एक टारगेट फिक्स कर लें और टारगेट फिक्स करके उसके अनुरूप ही अपनी पढ़ाई करें। इसी के साथ मैं यहाँ अपनी बात को विराम करता हूँ। नमस्कार, अनिल कुमार, फाइनल पोस्ट।